नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एमपी टेट वर्ग 3 के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, जिसमें उसके जो विभिन्न सेक्शंस हैं, है ना, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और सोशल साइंस का हमने जो है वो अलग अलग प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है, जो हमारे एकेडमी के अलग अलग टीचर्स द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं पेपर में, उसका मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सीरीज लगवा रही हूँ। और उसी सीरीज में आज हम अपनी अगली क्लास में आए हैं, जिसमें कुछ टॉपिक वाइज हम ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको अप्रोच पता है, किस अप्रोच से हम पढ़ते हैं। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो ज्योग्राफी का टॉपिक है दोस्तों, उसको हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण। तो जो आपका पहला टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज इसको शुरू करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक वाइज आप ले सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड भी थे, लेकिन इस बार हम आज से हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है। तो बहुत ध्यान से करिए, आप एक एक टॉपिक अपने पढ़ के आप यहाँ से उसकी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे क्या आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आज की क्लास इसी के साथ शुरू करते हैं। आज की क्लास में ज्योग्राफी का टॉपिक जो है, उसका पहला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ये आपका पर्वतों के टॉपिक से आया है। जो आपका पहला टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया के आपको राजनीतिक या भौतिक दोनों ही आपको इसमें पढ़ने हैं। और इसमें ये पर्वत श्रेणियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो ये हिमालय की जो पर्वत श्रेणी, उसमें एक पर्वत है कैलाश पर्वत, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, कहाँ पे किस क्षेत्र में अवस्थित है बोल रहा है। देखेंगे तो ऑप्शन है आपका सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो आपका कैलाश पर्वत है, ये आपका भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर है, अर्थात इसका आंसर होगा तिब्बत। कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अवस्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, जो आपके ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ना। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में याद रखेंगे। ये आपका विभिन्न धर्मों से संबंधित है, या बहुत सारे धर्मों में इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म में जो है वो ये आपके शिव जी का निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत, ठीक है। इसके बाद आपका ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म। ये आपके जैन धर्म से भी संबंधित है ये। और एक और धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म, ये उससे भी संबंधित है। तो ये याद रखेंगे, कैलाश पर्वत फिजिकली या भौतिक रूप से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन धार्मिक रूप से भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। यहाँ फिर से क्वेश्चन ध्यान में देखेंगे, क्या बोल रहा है, किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। अब आपको ये चीज़, मुझे लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन अगर हम देखें तो इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, हिमालय पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा नहीं है। तो साफ साफ समझ में आएगा दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है बी, अर्थात उत्तर प्रदेश। जो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भारत, नेपाल, भूटान और चाइना या तिब्बत साइड यहाँ पे फैली हुई है। भारत में किन किन राज्यों से या किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से इनका जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये होकर गुजरती है। तो आप लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख देख लीजिए, कश्मीर, यहाँ से पूरा क्षेत्र ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा आपका, फिर उत्तराखंड आ जाएगा, फिर ये नेपाल वाला लग जाता है और उसके नीचे हमारा उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों, है ना। फिर ये नेपाल से होते हुए सिक्किम, भूटान से सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश साइड से फिर ये हो जाती है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश हिमालय क्षेत्र में नहीं आता है, हिमालय की तराई क्षेत्र में बोल सकते हो, लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणियां यहाँ पे नहीं होती हैं। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पे नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और हिमाचल प्रदेश में भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की दक्षिणतम मतलब बिल्कुल साउथ में सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये देखना है आपको। ऑप्शन बोल रहे हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और नल्लामलाई। तो दोस्तों इसको समझते हैं जल्दी से, एक मैप बना के देखेंगे हम। दक्षिण भारत का हमको देखना है, ये दक्षिण भारत की पर्वत है तो इसलिए हम ये वाला मैप बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा कौन सा, ये आपका आएगा नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत है। फिर उसके बाद आएगी आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी और यहाँ पे फैली है दोस्तों आपकी कार्डमम पर्वत श्रेणी। ये कौन सा है, ये नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी। फिर ये आपकी अन्नामलाई और ये है आपका कार्डमम, कार्डमम पहाड़ियाँ, या इसको इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, इलायची, इसको याद रखेंगे, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि भैया किसके बाद कौन सा आ रहा है। और ये जो आपकी नल्लामलाई पहाड़ी है दोस्तों, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यहाँ पे नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं। इसको नल्लामाला हिल्स भी बोलते हैं और नल्लामलाई पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, नल्लामाला या नल्लामलाई। तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है दोस्तों, ठीक है। बाकियों की बात करते हैं तो फटाक से देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीलगिरी की पहाड़ी आपकी आती है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के कुछ हिस्से में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अन्नामलाई पहाड़ी भी आपकी यहाँ तमिलनाडु केरला साइड आती है। और जो आपकी इलायची पहाड़ी है ये यहाँ पे भी ये आपका तमिलनाडु केरला साइड, ये यहाँ पे आपकी है। सबसे दक्षिण में कौन सी पाई जा रही है दोस्तों, तो ये है आपकी कार्डमम या इलायची पहाड़ी। इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, इसका सीक्वेंस देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिण में सीक्वेंस पूछा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। मैप आप बना लीजिए, एटलस में देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ ज्योग्राफी में एटलस खोल के बैठिए, है ना। तो इसको अच्छे से एटलस में देखिए, सीक्वेंस देखिए और भी पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। देखिए दक्षिण भारत से बहुत सारी पहाड़ियाँ, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है ना एक छोटे से उस पर्टिकुलर हिस्से में बहुत सारी वहीं पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, कुछ आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु की सीमा पे है। तो ऐसे करके आसपास एरिया में बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। उसी में से एक पूछ रहा है दोस्तों शेवरॉय की पहाड़ी। शेवरॉय की पहाड़ी कहाँ है, ऑप्शन देखेंगे हम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर दोस्तों होने वाला है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में शेवरॉय की पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु की अगर हम कुछ पहाड़ियों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पहाड़ियां, तो एक तो आप यही ले लीजिए शेवरॉय की पहाड़ी। एक है दोस्तों आपकी पालनी या पलानी की पहाड़ी होती है, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे और भी शिरुमलाई है, शिरुमलाई है, पंचमलाई है, जावादी पहाड़ी है या जावदी पहाड़ी है। तो ऐसे करके बहुत सारी कुछ पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में अवस्थित है, उनके भी नाम आपको याद रखना है। आप स्पेशली जो है वो पहाड़ियों को जब आप पढ़ते हैं, पर्वत या पहाड़ियों को, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियाँ पर्वत हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ है। तो आप इसको बांट बांट के पढ़िए। उत्तर भारत के जो हिमालय पर्वत वाला है उसको अलग से टॉपिक में लीजिए, फिर आपका जो दक्षिण भारत का है उसको अलग से लीजिए, पूर्व वाला जो साइड है, पूर्व में जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं उसको अलग से पढ़िए, और पश्चिम की कुछ पहाड़ियां, अरावली पहाड़ी, गुजरात की कुछ पहाड़ियां हैं या मध्य भारत की, उसको अलग से पढ़िए। तो ऐसे 4 खंडों में, 5 खंडों में उसको आप बांट के पढ़ेंगे। एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, मैप में पढ़िए, तो इससे आपको बहुत अच्छे से और लंबे टाइम तक ये याद रहेगा, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी इसमें नहीं होगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे और इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी में स्थित है। तो अभी हमने जिस पहाड़ी की बात की थी दोस्तों, किसकी, नीलगिरी पहाड़ी। फिर से यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं अपना मैप, ठीक है। यहाँ पे जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी हमने देखी थी ये, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ ऐसा, तो यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट पीक है दोस्तों उसका नाम क्या है, डोडा बेटा। ये जो इसकी हाईएस्ट पीक है, इससे करते हैं ये यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, डोडा बेटा। तो याद रखेंगे डोडा बेटा। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, इसकी हाइट है 2637 मीटर। याद रखेंगे इसकी हाइट 2637 मीटर। डोडा बेटा नीलगिरी किसकी है, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की या नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक फैक्ट तो यही है कि जो आपका यहाँ से आता है पश्चिमी घाट और यहाँ से आता है पूर्वी घाट, वो कहाँ मिलते हैं, तो वो नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। उनके मिलन स्थान पर कौन सा पर्वत या कौन सी पहाड़ी आती है, पश्चिमी घाट। ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट, है ना। तो इन दोनों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है स्थित है, तो ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी, ये हमको याद रखना है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, तो 2637 मीटर जो है डोडा बेटा की क्या है, हाइट है, ये याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी हो गई। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुदी, ये याद रखेंगे। अनाईमुदी या अनाईमुडी बोला जाता है। ये जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की। और दोस्तों अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला में है दोस्तों, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। क्लियर है। डोडा बेटा किसकी है, नीलगिरी पर्वत की या नीलगिरी पहाड़ी की। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी की है दोस्तों सद्भावना चोटी, सद्भावना पीक इसको बोला जाता है विंध्याचल श्रेणी की। सद्भावना चोटी, सद्भावना पीक, गुडविल पीक बोलते हैं। और जो सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों इसकी है कौन सी, धूपगढ़, धूपगढ़। तो ये याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां अलग अलग पर्वत श्रेणियों की। इसको आप देख लीजिए एक बार, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, देखिए दोस्तों अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। क्या बोल रहा है ये कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। बस अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है। ऑप्शन देखिए, ये तो अब आप मुझे आराम से बता देंगे, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शेवरॉय पहाड़ी। इन सारे पहाड़ियों के बारे में हमने अभी चर्चा की है, सारे पहाड़ियों के बारे में अभी बात किया है। इसका आंसर सही क्या होने वाला है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, ये याद रखेंगे। अन्नामलाई पहाड़ी भी हमने पढ़ ली है, कार्डमम पहाड़ी भी देख ली और शेवरॉय पहाड़ी भी। और ये आपका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसका पूरा डायग्राम नीलगिरी की पहाड़ी का बताया है कि कहाँ कैसा। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। देखेंगे विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पर्वत। फिर से हम क्या करेंगे, जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं अपना। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये वाला जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे अलग अलग पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, इसको हमको देखना है। तो एक ये वाली पहाड़ी हो गई आपकी विंध्याचल और एक ये हो गई दोस्तों सतपुड़ा। ठीक है, तो विंध्याचल सतपुड़ा, इनके बीच में या इनके आजू बाजू कुछ नदियाँ बहती हैं, वो हम देखेंगे।
तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में और के नीचे, इसको मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है? ये है आपका विंध्याचल, है विंध्य पहाड़ी लिख देती हूँ, विंध्याचल। चलिए विंध्याचल हो गया। और ये क्या है आपका दोस्तों? ये है सतपुड़ा, ये याद रखेंगे, सतपुड़ा। विंध्याचल ये है, सतपुड़ा ये है। ये जो नदियां बह रही हैं दोस्तों, ये है आपकी नर्मदा नदी, मैं यहाँ पे एन लिख देती हूँ। और ये जो है दोस्तों, ये है आपकी ताप्ती नदी, मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो ये आपकी नर्मदा नदी है, ये आपकी ताप्ती नदी है, और इसके बीच में कौन सा पर्वत है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से, इसको मैंने आपको पूरा बना के क्यों बताया है? क्योंकि क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, मतलब कि कौन सी नदी, कौन सी रिवर आपकी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है? तो उसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल ऊपर और सतपुड़ा दक्षिण, उसके बीच में नर्मदा बहती है। और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको नोट करिए। ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा व ताप्ती के मध्य जो है आपकी सतपुड़ा श्रेणियां हैं। विंध्य हमने देख लिया ऊपर है। राजमहल पहाड़ी आपकी झारखंड साइड है दोस्तों, ये याद रखेंगे, झारखंड साइड आपकी राजमहल पहाड़ियां हैं। अरावली पहाड़ी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि राजस्थान, गुजरात, अरावली पहाड़ी काफी उसमें फैली है। मुख्यतः आप इसको राजस्थान से जानते हैं। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा साइड ये पूरे में अरावली पहाड़ियां फैली हैं। तो ये आपको जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये सारा जो है ना हमने पहाड़ी से उठाया है, पर्वत श्रेणियों से ये हमने क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस या काफी सारे पर्वत श्रेणियों के अलग अलग उसमें हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब ये भी आपका दक्षिण भारत से ही संबंधित है। क्या पूछ रहा है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो आपके ऑप्शन देखेंगे, अन्नामलाई, बूंदी, पालनी या अमरकंटक। दोस्तों कोडाई कनाल है क्या? सबसे पहले तो ये देखते हैं। कोडाई कनाल एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन, याद रखेंगे। कोडाई कनाल हिल स्टेशन है जो कि कहाँ स्थित है? तो पालनी पहाड़ियाँ, ये जो पलानी की पहाड़ी है उसमें ये अवस्थित है। अब अभी हमने देखा था कि ये जो पालनी की पहाड़ी है या पलानी की पहाड़ी ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है ये। अभी हमने इस चीज़ को पढ़ा था। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ जब हम देख रहे थे उसमें देखा था कि भाई पलानी पहाड़ी तमिलनाडु में है और इसकी सर्वोच्च चोटी, या इसकी सर्वोच्च चोटी नहीं, इसमें स्थित एक हिल स्टेशन है। कौन सा दोस्तों? कोडाई कनाल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कोडाई कनाल। ठीक है, तमिलनाडु का है। ये अपने पर्यटन स्थल, ये अपनी जो है वो जलवायु बहुत ही अच्छा सुहावना, यहाँ पे क्या होता है, सुहावनी जलवायु होती है और अपने पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। हिल स्टेशन इम्पॉर्टेंट है ये। क्लियर है? तो इसको क्या करेंगे हम? याद रखेंगे कि जो कोडाई कनाल है वो पलानी पहाड़ी में स्थित है और कहाँ है? तो तमिलनाडु में। क्या है? एक हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये अपने शिक्षण संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ से अब हमारा दोस्तों हिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है। हिस्ट्री में हम आज का पहला टॉपिक लेंगे, हिस्ट्री मतलब इतिहास से आशय एवं प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो आज हम इसके पहले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आशा है आप तैयार हैं। चलिए हम अपनी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए गए, मतलब कि आए थे? सबसे पहले सिक्के भारत में कहाँ पे चलाए गए थे? प्राचीनतम भारत के सिक्के। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका सी, अर्थात उत्तर भारत। इस चीज को याद रखेंगे कि उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व क्या किया गया था दोस्तों? ईसा पूर्व आपके पहले सिक्के देखने को मिले थे उत्तर भारत में। ठीक है, प्रथम सिक्कों के साक्षी या प्रथम सिक्के
सिक्कों का प्रयोग, ठीक है। कहाँ पे मिले थे ये? उत्तर भारत में मिले थे। उत्तर भारत में बेसिकली जो आपका वो वाला एरिया कौन सा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मगध वाला जो एरिया है ना, मगध। वहीं पे आपका कौशाम्बी हो गया, आपका अयोध्या हो गया। तो वहां पे जो है वो आपको उत्तर भारत में इस साइड पे सिक्के देखने को मिले थे। उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम जो सिक्के या बहुत पुराने जो सिक्के उनको पंचमार्क कहा जाता था। पंचमार्क जो है वो सिक्के, पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? इसमें 5 अलग अलग जो है वो चिन्ह छपे होते थे या उनको चिन्हित किया होता था, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्के बोला जाता था। और इसमें जो है वो इन सिक्कों से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि भाई किस शासन से संबंधित है या किस समय के सिक्के हैं, है ना, उस टाइम के जो भी विनिमय होता था, कैसा क्या व्यापार वगैरह। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो हमको जानने को मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया प्रथम सिक्के कहाँ से शुरू हुए या कब शुरू हुए, किस स्थान से और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति क्या होता है दोस्तों? तो ये एक आपका अभिलेख बोल सकते हैं। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से है। प्रयाग प्रशस्ति के से संबंधित सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी, किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों संस्कृत, सी। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके बारे में देखेंगे किसके बारे में है ये प्रयाग प्रशस्ति? तो ये आपके समुद्रगुप्त के बारे में है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है वो एक गुप्त शासक थे। बहुत ही कहना चाहिए कि इनका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण गुप्त शासक थे, है ना। और इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनकी विजय हैं, इनके शासन प्रशासन के बारे में ही प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी दी गई है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और संधि विग्रही सचिव या उनके मंत्री थे, इनका नाम था हरिशेन। ठीक है, हरिशेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। ये कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, संधि विग्रही सचिव या जो आपके मंत्री बोल सकते हैं वो है, उन्होंने ही क्या की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किस भाषा में है? तो अभी हमने देखा है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, ये हम याद रखेंगे। तो ये कुछ हमने इसमें देख लिए हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये इलाहाबाद में जो आपका अशोक स्तंभ लेख है, या अशोक स्तंभ है इलाहाबाद का, वहाँ पे अशोक स्तंभ है। वहीं कहाँ पे? इलाहाबाद या प्रयागराज आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये अवस्थित है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए किससे? प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? सबसे पहले कौन सा सिक्का? सोने का सिक्का। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए हैं? तो कुषाण। सोने के सिक्के दोस्तों कुषाण शासकों से काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि संबंध रखते हैं। सोने के सिक्के गुप्त शासक हो गए, कुषाण शासक हो गए, है ना। तो सोने के सिक्के इनसे काफ़ी ज़्यादा संबंधित हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कुषाण। कुषाण में भी जो कुषाण का सबसे महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क, उसके द्वारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं इतिहास में। और सोने के सिक्के भी सबसे ज़्यादा अगर हम कुषाणों में भी देखें तो कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे कनिष्क। कौन था कनिष्क? कुषाण शासक। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कुषाणों ने चलाए, लेकिन उसमें भी कनिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। एक कुषाण शासक था कनिष्क। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्र दामन का अभिलेख, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाता है। रुद्र दामन का अभिलेख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिलेख से उस टाइम की काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती थी, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और क्या क्या वहाँ पे था, इन सब की जानकारी रुद्रदामन के अभिलेख से देखने को मिलती थी। रुद्रदामन भी एक इम्पॉर्टेंट शासक थे। तो इसको पहले हम देखते हैं कि भाई कौन सा अभिलेख है ऑप्शन में। तो गिरनार अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या प्रयाग अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका सी, अर्थात जूनागढ़ अभिलेख। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन थे कौन? रुद्रदामन जो है वो शक शासक थे। कौन थे? शक शासक, ये याद रखेंगे, है ना। शक क्षत्रप भी बोला जाता था इनको। और इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख की रचना की थी, या इनसे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको बोला जाता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो जूनागढ़ अभिलेख आपका गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ नामक जगह पे है, गुजरात के जूनागढ़ नामक जगह पे है, इसलिए इसको जूनागढ़ अभिलेख बोला जाता है। दोस्तों इसका एक नाम गिरनार अभिलेख भी है। क्या है? गिरनार अभिलेख या गिरनार शिलालेख है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख एक ही है ये, क्योंकि ये गिरनार अभिलेख इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गिरनार पहाड़ी, जो गुजरात में एक गिरनार पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी, उसी के पास ये अभिलेख अवस्थित है, इसलिए इसी को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे मैम फिर इसमें हम क्या लगाएंगे? तो वो जूनागढ़ अभिलेख के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर इस टाइप के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, टाइप के अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो आप जूनागढ़ अभिलेख ही लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है गिरनार से और भी किसी का अभिलेख हो सकता है, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख को भी गिरनार अभिलेख ही कहा जाता है। तो लेकिन इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? जूनागढ़ अभिलेख। इसके बारे में देख लीजिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक और चीज़ है कि भाई ये संस्कृत का अभिलेख है, ठीक है। काय का है भैया? तो संस्कृत अभिलेख है, और ये प्राचीनतम संस्कृत अभिलेखों में से माना जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ अभिलेख क्या है? प्राचीनतम संस्कृत शिलालेखों या प्राचीनतम संस्कृत अभिलेखों में से ये जाना जाता है। उस समय के वहाँ की जो भी दशाएं थी, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, प्रशासनिक, उन सब के बारे में, आपके रुद्रदामन के शासन के बारे में और आसपास के और भी जो राजा महाराजा थे उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो पुरावशेष होते हैं, उनका जो अवशेष बचे होते हैं, उनको अगर हमको अध्ययन करना है, उनका डेट वगैरह, टाइम वगैरह हमको पता करना है, तो ये किस विधि से होता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? C14, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग 14, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं C14 पद्धति। क्लियर है? इसके बारे में देखते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 बोला जाता है। इसके द्वारा जो जैविक अवशेष हैं दोस्तों, है ना, जो जैविक अवशेष हैं उनका अध्ययन या उनके बारे में, उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। जैविक अवशेषों के बारे में पता लगाया जाता है, जैविक अवशेषों के बारे में पता लगाया जाता है, और इनकी आयु का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? आयु निर्धारण। आयु निर्धारण कैसे किया जाता है? तो जो भी जीवित प्राणी थे या जो भी जीवित प्राणी है, उनमें कार्बन की मात्रा होती है, वो कार्बन से बने होते हैं, उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जब वो मर जाते हैं तो उनमें कितना कार्बन क्षय हुआ है, कितना कार्बन जो है वो नष्ट हो गया है, उसी से जो है वो पता लगाया जाता है। तो कार्बन के क्षय, जो कार्बन होता है, कार्बन के क्षय से कितना क्षय हो गया है भैया, इससे पता लगाया जाता है कि वो उसकी आयु कितनी है। इससे उसकी आयु का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। क्लियर है?
इस विधि से बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आपके जो भी पेड़ पौधे हो गए या आपके कुछ अवशेष हो गए जानवरों के, मानवों के हड्डियों के अवशेषों से, तो इन सब से जो है वो C14 पद्धति से पता लगाया जाता है आपका पुरातन अवशेषों का। क्लियर है? तो इसके बारे में ये देख लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा दोस्तों, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये आपको देखना है और हर कुछ जो भी अध्ययन वगैरह होता है उसको जो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, एपिग्राफी, एपीकल्चर, एग्रोस्टोलॉजी और पुरातत्व। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ए अर्थात एपिग्राफी। ये याद रखेंगे कि जो शिलालेख हैं, प्राचीनतम शिलालेखों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है एपिग्राफी। ठीक है ना? तो शिलालेखों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और इसके बारे में अगर हम देखें कि इसको हम देख लेते भैया, वैज्ञानिक अध्ययन शिलालेख का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है ये। इसके बारे में हम देखते हैं एपीकल्चर क्या होता है। तो दोस्तों एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी की जो भी उसकी स्टडी की जाती है उस विषय की, मधुमक्खी पालन से संबंधित, उसको कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक। इसके बाद एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है? तो दोस्तों जो घास होते हैं, है ना, ग्रासेस या घास का अध्ययन जो है वो कहलाता है एपिग्राफी। तो जो घास होती है, घास का अध्ययन, ठीक है। और पुरातत्व तो दोस्तों जो भी पुरानी चीजें हैं, है ना, पुराने अवशेष हैं, पुरानी चीजें हैं, उनका अध्ययन कहलाता है आपका पुरातत्व, है ना, या आर्कियोलॉजी कहते हैं इसको, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। अच्छा दोस्तों ये पुरातत्व की ही एक शाखा है आपकी एपिग्राफी, है ना, पुरातत्व की एक शाखा है एपिग्राफी, जिसमें कि आपके अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभिलेखों का अध्ययन ये हो गया है। नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा वाहन का उदाहरण उल्लेखित है? विधवा वाहन मतलब इसको आप इजी भाषा में बोल सकते हैं दोस्तों, सती प्रथा। सती प्रथा। तो सती प्रथा का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में है? आप पहले तो अभिलेख पढ़िए, इतने सारे दिए हुए हैं आपको, है ना, और उसमें से किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका जो आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है सी, भानुगुप्त का ऐरण स्तंभ लेख। ठीक है, तो जो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है दोस्तों, इससे आपको सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं किसके? सती प्रथा के। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ऐरण स्तंभ लेख है भानुगुप्त। भानुगुप्त कौन है? गुप्त शासक था, ये एक गुप्त शासक थे भानुगुप्त। काफी, है ना, इनकी वीरता, जो ऐरण अभिलेख है इसमें इनकी वीरता का के बारे में बताया गया है, वीरता के चर्चे हैं। और इसमें एक जो इनके एक सैनिक थे, है ना, उन जो जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी वाइफ के, उनकी पत्नी के आग में कूदे जाने का उल्लेख किया जाता है। तो सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य, सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये? ऐरण कहाँ है? तो ऐरण ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ऐरण जो है ना, सागर मध्य प्रदेश में, सागर मध्य प्रदेश में आपका है ये ऐरण। तो ये सारी चीजें क्या करना है? याद रखना है। तो गुप्त शासक भानुगुप्त, सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ऐरण स्तंभ लेख से। और ऐरण कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश में। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, न्यूमिस्मैटिक्स जो है वो क्या है? तो इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका बी, अर्थात सिक्कों का अध्ययन। ये आप याद रखिए कि जो सिक्कों का अध्ययन है उसको कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्कों का अध्ययन।
अब सिक्कों का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि भाई कैसे क्या वैज्ञानिक ऐतिहासिक रूप से जब सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और इसमें क्या होता है, तो इसमें सिक्कों में जो भी उसमें छपी हुई है, जो भी उसमें मार्क छपा हुआ है ना, या वो किस वंश से रिलेटेड है, किस शासक से रिलेटेड है, वो किस समय से रिलेटेड है, किस समय में उसका यूज़ किया जाता था, उस टाइम पे व्यापार वाणिज्य कैसा था, तो ये सारी चीज़ों का लगभग इसमें अध्ययन किया जाता है सिर्फ ये सिक्कों को समझ के। क्लियर है? तो ये इसका आंसर क्या होगा, सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। हमने लगभग 8 क्वेश्चंस किए हैं ज्योग्राफी के, पहाड़ियों पर्वतों से संबंधित, और ऐसे ही हमने क्वेश्चंस किए हैं आपके किसके, हिस्ट्री के, प्राचीन भारत में जो इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं उससे संबंधित। इसी तरह से कल की सीरीज में भी ऐसे ही इसके आगे के टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे। अच्छा दोस्तों, एक टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है, तो कुछ जो बड़े टॉपिक हैं उसमें हम 1-2 दिन तक उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग जो भी उसमें चीज़ें दी गई हैं। और इसके बाद हम अलग अलग टॉपिक, जितने हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका काम है, आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप मुझे और कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।